तो इंतजार हर किसी को है, आधे घंटे के बाद से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन सब के साथ हम लगातार इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल में नजर आया, जो राजनीतिक दलों की अपनी प्रतिक्रिया है, और इन सब के बीच जो वहां का राजनीतिक इतिहास जनादेश को लेकर पुराना रहा है। संजय, ये सवाल बार बार है कि केरल और तमिलनाडु में 1 से 2% वोट का अंतर सत्ता तक पहुंचा देता है। ये पहली बार नजर आ रहा है जहां पे एग्जिट पोल उससे ज्यादा बड़े अंतर से देख रहा है। तो क्या ये चेंज है, वहां के पॉलिटिकल संकेत है, या फिर ये मान लिया जाए कि कमोवेश स्थिति पुरानी वाली ही पारंपरिक तौर पर ही रहेगी अगर परिवर्तन हो रहा है तो? तमिलनाडु में थोड़ा अंतर है। तमिलनाडु में सिर्फ एक चुनाव है। अगर आप पिछले 4-5 चुनावों को देखें, विधानसभा के चुनाव, सिर्फ एक चुनाव है जिसमें दोनों के बीच का फासला 4 से 5% रहा है। इसके पहले के जितने चुनाव, बल्कि इसके पिछले का भी चुनाव, तमिलनाडु में एक लहर होती है। कई बार हमने देखा कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में लगता है कि मुकाबला कांटे का है, फाइनली जब रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत एक तरफा होता है। तो फासला बड़ा हमेशा रहा है। इस बार मुझे लगता है जो एग्जिट पोल के अनुमान जिसे दिख रहे हैं, इस बार वैसा होता दिख नहीं रहा है। लगता है कि मुकाबला थोड़ा कड़ा है, अंतर 4-5% का होगा। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि जयललिता आगे है, डीएमके आगे नहीं है। लेकिन अगर कांटे का मुकाबला होता है तो किसी भी पोल के लिए एकदम सटीक चीज पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और ऐसी स्थिति दिख रही है। ओके श्रीनिवासन, हम लगातार मैनिफेस्टो जब देख रहे थे तो हमने देखा कि मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है, चावल देने को दोनों तैयार, साइकिल देने को दोनों तैयार, मोबाइल देने को दोनों तैयार, नौकरी देने के लिए दोनों तैयार। यानी हर कोई कुछ देना चाह रहा है, चाहे वो डीएमके हो या एआईडीएमके हो। क्या देने का तरीका ही वोट पैटर्न तय करता है, या लोकप्रियता, या उसको विस्तार दे देता है, या फिर ये सिर्फ एक परंपरा रही है कि हम आपको ये इलेक्शन आया तो देंगे? हो सकता है हरे हरे नोट भी दें वोटिंग के समय वो भी दे दिए जाए नोट का यार, लिफाफे का खर्चा तो होगा ना। चूंकि अभी समय है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि आपने पूछा है क्या वहाँ का प्रथा है। देखिए, ये शुरू हुआ है 1950 के आसपास, और वहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे कामराज, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये शुरू किया था, चावल मिड डे मील शुरू किया था, जिससे स्कूली एनरोलमेंट बढ़ा था। वो एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद से वो वेलफेयरिज्म से जुड़ गया है। लोगों को एक जो केरल में, उसके आंध्र में, उसके बाद जब एनटी रामाराव आए, उन्होंने 1 रुपये का चावल वहाँ पर अनाउंस किया था। उसका बड़ा सक्सेस देख के ये भी फिर तमिलनाडु में वो भी शुरू हुआ। तो इस तरह जो वेलफेयरिज्म का एक ट्रेंड है वो तमिलनाडु में शुरू से है। मगर हुआ यह है कि एआईडीएमके जब सत्ता में आई, अपने साथ डीएमके के लोगों को लेकर एमजीआर बाहर निकले थे। वरना एमजीआर और करुणानिधि दोनों साथ थे, और वो डीएमके के मूवमेंट में थे, जो कि ओबीसी का मूवमेंट था, जो बाद में यहाँ पर वीपी सिंह लेकर आए थे। तो उस मूवमेंट में वेलफेयरिज्म का बड़ा रोल था। मगर जब ये टूट के बाहर आए, एआईडीएमके बनाया एमजीआर ने रूरल वोटर्स को, जो गांव के लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा आकर्षित किया, और उन्होंने वेलफेयरिज्म से किया। और उनके जो सिनेमा का रोल था, जो क्योंकि सिनेमा का बड़ा जुड़ाव है वहाँ के फिल्मों में, वहाँ के पॉलिटिक्स में, फिल्मों में उन्होंने हमेशा एक रॉबिन हुड जैसे रोल भी किए हैं, जिसमें गरीब की मदद करना, इस तरह के काम करना। उसी का एक्सटेंशन है कि वेलफेयरिज्म और बढ़ता गया, और उसके अच्छे उनको रिजल्ट मिले। डीएमके के नेता करुणानिधि स्क्रिप्ट राइटर है जी। अभी भी उनके डायलॉग्स वैसे लिखे जाते हैं क्या? हाँ, अभी भी जब वो आउट ऑफ पावर होते हैं, फिल्मी डायलॉग अभी भी लिखते हैं। नहीं, मतलब भाषण देते समय भी उस डायलॉग के अंदाज में रहते हैं। देखिए, उनका एक बड़ा सेट पैटर्न है। 45 मिनट का भाषण देते हैं, और हमेशा रात के टाइम पे देते हैं। उनको पता है कि 10 बजे इलेक्शन कमीशन का वो उसके बाद नहीं भाषण दे सकते, तो ठीक समय पर देते हैं। मगर पंचलाइन होते हैं उनके, जो पंचलाइन कहा जाता है, वो उनके भाषण में अभी भी होते हैं, और बहुत लोग उसको बड़े चटकार से, बड़े उससे सुनकर उसका आनंद लेते हैं। साहब, एक अच्छा जिक्र हुआ कामराज का कि किस तरीके से मिड डे मील शुरू हुआ था। उसको सेंटर ने भी उस समय बड़ा उत्साह के साथ चीज़ें देखी थी। लेकिन एक दूसरा राजनीतिक प्रयोग इस दौर में हुआ हर जगह पर। ये बड़े बेसिक लड़ाई है कि आप 2 रुपये चावल दे रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में जो धान का कटोरा है वहाँ भी चल जाता है, मध्य प्रदेश में भी चल जाता है, बंगाल में भी ममता बनर्जी उसी दिशा में गई, जंगल महल में, कि हम आपको मैं माफ़ी चाहता हूँ, 1 मिनट मैं इंटरप्ट करूँगा। देखिए, वेलफेयरिज्म तो अच्छी बात है, मगर अब क्या हो गया, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है। अब वेलफेयरिज्म के साथ साथ उसमें कई ऐसे चीज़ें जुड़ गई हैं जो ऐसा लगने लगा है
शायद वोटर्स को ब्राइब करने लगे हैं। एग्जैक्टली हम यही कह रहे हैं कि ये फर्क है जी। वेलफेयरिज्म में और एक्चुअल ऑलमोस्ट डायरेक्ट ब्राइवरी में फर्क है, वो स्थिति अब आ गई है। तो क्या ये बंगाल में जो रिफ्लेक्ट है, जिस तरीके से 2 रुपए चावल, हर हफ्ते में कुछ लीटर किरासन तेल, चीनी, क्या है ये पॉपुलिज्म है। पॉपुलिज्म मैं समझता हूं कि ये वेलफेयरिज्म का जगह से हटकर ये लोग पॉपुलिज्म में आ गए हैं और ये सरासर वोट खींचने का एक अपना मेथड जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं 16 तारीख को भी ये कह रहा था जब अमित मित्रा साहब ने ऑब्जेक्ट किया, बट अमित मित्रा, मैं अच्छी तरह से दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से अमित मित्रा साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाया है, बहुत भारी वो पैसा, बहुत भारी रकम जो बढ़ के आया रेवेन्यू, वो ये सब पॉपुलिस्ट स्कीम में चले गए हैं। और इसलिए बंगाल में ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट अब कहाँ हुआ है, एक्चुअल उद्योग कितना कहाँ लगा है, आप मुझे समझाइए। इसलिए ये जो जिक्र आपके रिपोर्टर कर रहे थे वहाँ से कि अर्बन वोटर में नाराजगी है, इसलिए है कि साहब बैंगलोर में जाइए 12 लाख बंगाली, क्यों? अरे बंगाल में कोई उद्योग नहीं है तो वहाँ नौकरी नहीं है। बंगाली पढ़ता लिखता है, जो मिडिल क्लास बंगाली, वो तो पढ़ के लिख के कोई नौकरी ढूंढता है, वो नौकरी बंगाल में नहीं है। बंगाल में ऐसा हो गया है कि आपका बेटी अच्छा खासा नौकरी कर रही है, उसके लिए आपको बंगाल में अब एक ही बेटी है, आप चाहते हैं कि आपका दामाद भी यहीं का हो, कलकत्ता में रहे बेटी आपके साथ, दामाद नहीं मिल रहा है। क्यों? सब बंगाली अच्छा लड़का बेंगलोर पहुंचे हुए हैं, हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। बंगाल में कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है? मैं आपको एक छोटा सा सवाल उस दिन भी उठाने की कोशिश कर रहा था कि साहब बंगाल कोस्टल स्टेट है, 3rd इंटरनेट गेटवे बंगाल में आना चाहिए था, नहीं आया। त्रिपुरा प्रीडोमिनेंटली बंगाली स्टेट है, वो लोग बांग्लादेश के साथ बातचीत करके भारत का 3rd इंटरनेट गेटवे अगरतला पहुंच गया और अब सब जो आईटी मेजर्स हैं अगरतला के तरफ देख रहे हैं। बांग्लादेश का मार्केट का जिक्र है, तो मैं उद्योग या गेनफुल इन्वेस्टमेंट जो है वो सब कुछ हुआ नहीं है। और इसका वजह ये है कि ममता ने, ये एक जगह है जो कि लेफ्ट फ्रंट का भी मिठाई बंटनी शुरू हो गई है, जो ममता बनर्जी के घर की ये तस्वीरें हैं वहां पर, किस हाँ, ये तो बलराम का मिठाई है, वो पॉलिटिकल मिठाई बनाता है प्रसून। ये पॉलिटिकल मिठाई जो है ना, ये भवानीपुर ममता का कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं देख के आपको बोल रहा हूँ, ये बलराम का मिठाई है। और बलराम वो पता नहीं क्या, वो अब उसका कोई मथुरा के साथ क्या ताल्लुका, बट वो जो पॉलिटिकल मिठाई वहां देखना आप, ममता जिस तरह का मिठाई पसंद करेगी वो भी बनाया है उसका सिंबल से। लेफ्ट भी पसंद करेगा, कांग्रेस भी करेगा। हाँ, वो चालू आदमी है, वो तीनों सिंबल से मिठाई बनाता है क्योंकि वो उसका लिए बिक्री इंपॉर्टेंट है। बट ये जो व्यापारिक ज्ञान, ये बंगाल के पॉलिटिक्स में नजर नहीं आता है। 30 साल लेफ्ट फ्रंट रहा, पहले 20 साल उनको ये होश नहीं आया कि साहब इन्वेस्टमेंट लाना है। उन्होंने कंप्यूटर का विरोध किया, अंग्रेजी को भगाने का कोशिश किया जो बंगाली का यूएसपी था, क्योंकि हम लोग पहले अंग्रेजी सीखे थे, अंग्रेज वहाँ पहुँचे। तो आज के ज़माने में कहा कि साहब प्राइमरी से बंगाली हटा दो, उसके बाद में कंप्यूटर जॉब क्रिएट करता है, जॉब लेता नहीं है। ये सब बंगाली को समझने में हमारे कॉमरेड लोग को बहुत टाइम लग गया और इसलिए बाद में अचानक बुद्धदेव आते हैं, कहते हैं कि डू इट नाउ, बट इट वॉज टू लेट। ममता भी पहले 5 साल में वो रूरल वोटर को खींचने के लिए पॉपुलिज्म वगैरह कर रही है, बट उद्योग जब तक नहीं आएगा बंगाल में, ग्रोथ वोथ नहीं होगा, ये समझने में अब उनको भी अगर 30 साल लगता है तो बंगाल तो फिर। लेकिन पॉपुलिज्म सभी ने अपनाया, हम देख रहे हैं मैनिफेस्टो में चावल सबको ही देंगे, साइकिल का जिक्र एक अलग से ममता ने अम्मा ने कितना इन्वेस्टमेंट खींचा है तमिलनाडु में, आप बोलिए, ये दीदी ने खींचा है क्या? अम्मा पॉपुलिज्म कर रही है, दीदी भी पॉपुलिज्म कर रही है, लेकिन नौकरी वहां भी नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है। केरल में तो हाईएस्ट हो गया 16.5%। केरल से तो लोग बाहर जाता है, उसका एक दूसरा डायनामिक्स है। लेकिन वहां भी नौकरी नहीं है, तमिलनाडु में भी नौकरी नहीं है, वहां भी ये मुश्किल आ रही है। सही बात। अब देखिए, जो पॉपुलिज्म की तरफ ज्यादा ध्यान देगा वहां ये ग्रोथ का जो लॉन्ग प्लेइंग जो हिसाब है वो नहीं होगा, ये सीधा सा हिसाब है। नहीं, क्या श्रीनिवासन जी क्या माना जाए, क्योंकि एक तरफ जिस जिक्र हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों का उसमें जुड़ा, दूसरी तरफ पॉपुलिज्म का जो तरीका है उसके लिए भी कोई बजट तो चाहिए ही। और हम देख रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ डीएमके और एआईडीएमके का मसला नहीं है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, यह भी उसी पॉपुलिज्म में चले गए हैं। केरल में हम देख रहे हैं एलडीएफ, यूडीएफ, एनडीएफ तीनों ही जो है
इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम यूथ्स को क्या क्या दे सकते हैं, बट फूड इस सब्सिडी बार दे सकते हैं। लेफ्ट ने पहले से ही एकदम कैंपेन के शुरुआत से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र किया है। सूर्यकांत मिश्रा, जिनको कि सीपीएम का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया गया था, वो पहले दिन से बोले कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम टाटा को वापस लाएंगे सिंगुड़ में, क्योंकि यहां ना ही किसानों को जमीन वापस मिला और ना ही टाटा आया, क्योंकि टाटा अगर आता तो ऑटोमोबाइल दूसरे भी मेजर्स यहाँ आते। तो पहले दिन से सूर्यकांत मिश्रा ने हमने उसका कैंपेन फॉलो किया है। नहीं, वो उनको भूल समझ में आ रही है और ममता बनर्जी बार बार बोलती है कि चूंकि मसला यार एक चीज अंग्रेजी में कहा जाता है, डू यू लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स और डू यू लर्न फ्रॉम समबडी एल्सेस मिस्टेक। दूसरों की गलती से आप सीखोगे या खुद गलती करके सीखोगे। ममता बनर्जी को ये समझने वाली बात है कि वो लेफ्ट के भूल से वो शिक्षा लेके वो समझे नहीं। भौमिक वो नहीं साहब, समझ रहे। हमारा सवाल, हमको लगता है इस देश के नजरिए से सेंट्रल पॉलिटिक्स को समझिए। जो सिंगूर टाटा ने एक फोन पर गुजरात चला गया, आज गुजरात में भी क्राइसिस है और वहां पर भी अब सीएम बदलने की स्थिति में आ रही हैं चीजें। इसका मतलब क्या है? इसका नहीं, टाटा का जहां, एक सेकंड, टाटा का जहां जिक्र कर रहे हैं ना, टाटा कभी गुजरात में जाने को नहीं चाहा, क्योंकि टाटा का ये छोटा नैनो गाड़ी, उनका दिमाग में ये था कि इंडिया में जो चलेगा, नहीं, ये देख लीजिए, वेस्ट एशिया के तरफ एक्सपोर्ट होगा गुजरात से। ये बड़े बड़े अरब लोग उतना छोटा गाड़ी में बैठेंगे क्या? मार्केट नहीं है। नहीं बैठे। ये गाड़ी साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, ये सब के लिए आइडियल है। छोटे कद के लोग हैं, एक्सपोर्ट। टाटा इसलिए आज भी हमारे पास खबर है, बंगाल में आना चाहता है, और बंगाल में अगर नहीं आ सकता है, हमारे पास खबर है कि मतलब अहमद, निटॉल निलॉय मोटर्स, जो टाटा के मेन एजेंट है बांग्लादेश में, उन लोगों के साथ अब डील हो रहा है, बांग्लादेश में ये गाड़ी का प्रोडक्शन होगा। तो बांग्लादेश में अगर टाटा पहुंच गए और ये गाड़ी का वहां प्रोडक्शन हुआ कि अच्छा खासा, बांग्लादेश का ये ट्रेडिशन है, बंगाली नाम देके वो गाड़ी को वो चला देंगे, नेशनल कार भी बना देंगे, क्योंकि बांग्लादेश का कोई वहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है। तो ये ममता बनर्जी के गाल में थप्पड़ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा कि साहब आपने इनको भगाया था, ये बांग्लादेश ले गई। शेख हसीना यही कोशिश कर रहे हैं। ये जो 3 इंडियन एसईजेड वहां बन रहे हैं, इंडियन आईटी इंडस्ट्री को खींचने के लिए वो कर रही हैं। व्हाई कांट वेस्ट बंगाल डू इट? बांग्लादेश अगर ये टाटा को लेने को कौन सा मॉडल इस देश के लिए फिट बैठेगा ये? लेकिन हम जो तस्वीरें इस वक्त दिखला रहे हैं कि काउंटिंग, त्रिवेंद्रम की ये तस्वीरें हैं जहां पर अब काउंटिंग, चूंकि अब 8 बजने में चंद मिनट बाकी हैं, तो वहां पर एक तरह से तैयारी हो चली है श्रीनिवासन जी। लेकिन इससे इधर बार बार यही है, एक तरफ चुनाव के वक्त का इकोनॉमिक मॉडल, एक तरफ डेवलपमेंट कहते हुए इकोनॉमिक कहाँ है? देखिए, ये इसको इस तरीके से कहा जा सकता है, क्या मछली आपके प्लेट में परोसा जाए या आपको मछली पकड़ना सिखाया जाए। हो क्या रहा है कि अब पार्टियां जो हैं वो मछली पकड़ना नहीं सिखा रही, लोगों को अपने पांव पे खड़े होकर एक इंडस्ट्री और एक अपने आप को बिल्ड करने के जो तरीके हैं वो नहीं सिखा रही है। वो कह रही है कि हम आपको चावल दे देंगे, तो 30 किलो चावल आपको महीने में मिल गया, आपको जो है शादी के लिए 4 ग्राम गोल्ड था वो 8 ग्राम हो गया है, अब आपके लिए सब्सिडाइज दाल भी मिलने लगा है, सब्सिडाइज केरोसिन भी मिलने लगा है, आपकी जो मूलभूत जो चीज़ें हैं वो सब सब्सिडाइज हो गई हैं। उसके अलावा जो है अब ये जो NREGA है, जो आप 100 दिन का जो अनएम्प्लॉयमेंट नरेगा जो है, नरेगा, उसमें से भी आपको यदि थोड़ा सा कैश चाहिए तो आप 10 दिन काम कीजिए, आपको कैश भी मिल जाएगा। बाकी यदि आपके पास समय है तो हो क्या गया है कि पुरुष जो हैं वो मेहनत कश, जो पुरुष हैं वो मेहनत छोड़ के ज़्यादातर तो, क्योंकि जब ये जो मूलभूत जो चीज़ें हैं मिल रही हैं तो वो फिर बाकी चीज़ों में जा रहे हैं। यदि एक्स्ट्रा कैश मिला तो बगल के एक ठेके में चले गए, वहाँ पर ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ गई हैं। देखिए, चिदम्बरम ने ये बात बताई है, जो पहले वित्त मंत्री थे, उनका ये कहना है कि जयललिता के आने के पहले तमिलनाडु में जो शराब की दुकानें थी वो 5000 दुकानें जुड़ियाँ। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने हर साल। तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो है जुआ पर बीजेपी के प्रवक्ता के है और असम में हम आ रहे हैं, इसका जिक्र है। लेकिन इन सब के साथ एक सवाल, हम जाएं स्मिता के पास, लेकिन एक सवाल संजय, ये जो पॉलिटिक्स है, क्या ये अब मौजूदा वक्त में हमको सड़क, बिजली, पानी अब इससे हटकर देखना होगा? देखिए प्रश्न, मुझे लगता है कि कई पार्टियों को ये लगने लगा है कि कांग्रेस किस तरह से 60 साल 50 साल शासन में रही, वो गरीबों का वोट लेके। आप देखेंगे ये सारी पार्टियों का,
ममता की भी अगर आप सपोर्ट बेस को देखें, बिल्कुल उन्होंने लेफ्ट का जो जमीन है बिल्कुल उस पर कब्जा जमाया है, मुस्लिम का वोट उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है। और अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनको गरीबों का जितना बड़ा वोट मिल रहा है उतना अमीरों का वोट नहीं, अमीरों का ज़्यादा वोट अभी लेफ्ट के पास है। दिल्ली में आप देखें आम आदमी पार्टी का जो की पॉलिटिक्स है, तमिलनाडु में देखें, ये सब जो आप चीज़ों को जो बांटने वाली जो सब कोशिश हो रही, ये सब एक तरह से पहल है कि हमें, ठीक है शहरीकरण हो रहा है, हर राज्य में ज़्यादा शहरी इलाके बढ़ रहे हैं, लेकिन गरीबों का वोट अभी भी बड़ी संख्या में है। इस बात का एहसास सारी पार्टियों को है और उस पर कब्जा जमाने का ये सब अलग अलग हथियार है। इसीलिए ममता बनर्जी सीएम होकर भी अपने घर को नहीं छोड़ती है, कहती है रहूंगी। श्वेता जरा बताइए, आप ममता के घर के बाहर हैं। 2013 में निर्माण किया गया इस प्रवेश द्वार का कालीघाट में, जहां मां काली की पूजा अर्चना की जाती है और यहीं रहती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी। ठीक सड़क के दूसरी तरफ उस गली के अंदर जाकर उनका मकान है। उनके पार्टी कार्डर्स उन्हें भगवान की तरह ही पूजते हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। इस पूरी सड़क को, जहां ट्राम लाइन भी बिछी हुई है, इसे वन वे कर दिया गया है फिलहाल। और साथ ही साथ फायर इमरजेंसी सर्विसेज हो, कॉम्बैट फोर्सेस, इन्हें तैनात किया गया है, क्योंकि भारी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं, ममता बनर्जी के जो वोटर हैं, वो यहां मौजूद होंगे जब चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। पिछली दफा कहीं पांव रखने की जगह नहीं थी उनके घर के सामने। उस बार वो एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट के तौर पर जीती थी 2011 में। इस बार उम्मीद है कि वो शायद एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा लौटेंगी सत्ता में। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण विश्वास के साथ कालीघाट में स्मिता शर्मा, आज तक। गीता से पूछिए, वो कालीघाट में दीदी पहुंचे हैं पूजा देने के लिए, क्योंकि दीदी तो सिर्फ स्टाइल है। आपने दिखाया चांदी चर्च पहुंचे, सोनवाल पूजा कर रहे हैं, दीदी पूजा भी करेगी और नमाज भी अदा करेगी जाकर। ये प्रतीकात्मक है या नहीं, ये मिजाज है? प्रतीकात्मक तो है ही है, हाँ। बट ये दीदी का एक अपना स्टाइल हो चुका है। ये दीदी का एक अपना स्टाइल हो चुका है। कम्युनिस्ट तो ना ही मस्जिद ना ही मंदिर जाते थे। इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों का वोट मिल रहा है उन्हें कुछ ना कुछ तो बिल्कुल उसका संकेत देना पड़ेगा। पॉपुलिज्म के साथ साथ ये सिंबलिज्म का हम सवाल पॉलिटिक्स वही खड़ा कर रहे हैं कि पॉपुलिज्म और सिंबलिज्म हावी हो गया है, यही सिंबलिज्म है। देखिए, पॉपुलिज्म हावी हुआ है सभी पार्टियों पे। प्रश्न सिर्फ ये उठता है कि उस पॉपुलिज्म को वो किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। क्या वो उस पॉपुलिज्म को सिर्फ जुमलेबाजी में ले जाते हैं या रियलिस्टिकली गरीबों को भला करने के लिए ले जाते हैं? ये फर्क है एक सिर्फ। नहीं तो पॉपुलिज्म के पैरेलल में डेवलपमेंट का सवाल पीछे छूट गया है क्या? लगता है ऐसा लगता है। ऐसा। और क्या ये पॉपुलिज्म वोट में कन्वर्ट होता है क्या? बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पर कई बार हो जाता है। जैसे 2014 के लोकसभा चुनावों में हो गया, 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, आया नहीं 15 रुपया भी। हाँ, तो वो ऐसा हो जाएगा। महंगाई घटाएंगे, दाल पहुंच गई 200 रुपया। सारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल डीजल हमसे आधे दाम पे और 1/3 दाम पे मिल रहा है, हमारे यहाँ सबसे महंगा मिल रहा है। आसपास के 11 नेशन में जो बाउंड्री टच करते हैं और उनके साथ जो बाउंड्री टच करते हैं, हमसे आधे दाम पे पेट्रोल मिल रहा है। बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बहुत पुअर है, वो हमसे आधे दाम पे दे रहा है। हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा महंगा दे रहा है। 20,000 करोड़ रुपए महीने का भारत सरकार को फ़ायदा हो रहा है, उस पर एक्साइज बढ़ा के और वैट बढ़ा के, और 20,000 करोड़ का प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है पर मंथ। जनता को क्या फ़ायदा हुआ? 1,40,000 नौकरियाँ क्रिएट हुई हैं 2 करोड़ की बजाय। भारत सरकार ने अपनी नौकरियों पर रोक लगा रखी है 1.5 साल से। 2 करोड़ से ज़्यादा वैकेंसी तो भारत सरकार में बनती हैं और राज्यों की सरकारों में बनती है। इन्होंने बैन लगा रखा है। 5-5, 1.5, 6-6, 2-2 हज़ार की क्रिएट करते हैं वैकेंसी। विश्वविद्यालयों में शिक्षक नहीं है, कर्मचारियों की शॉर्टेज चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं है, डोमेस्टिक आउटपुट गिरा हुआ है, कहाँ से नौकरियां आएंगी? क्या कौन सा यही स्कूल ऑफ थॉट इकोनॉमिक्स का? ये सही कह रहे हैं। क्या श्रीनिवासन जी, क्या यही वो वजह है जो कि रीजनल पार्टीज को कहीं आगे बढ़ाती हैं या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को सेकंड लाइन पे खड़ा होना पड़ता है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इनका। केरल की तरफ देखते हैं। केरल में एक अलग प्रॉब्लम है। वहाँ पर दोनों ही नेशनल पार्टीज हैं, इन वे लेफ्ट पार्टी है, वहाँ पर कांग्रेस है। बीजेपी अभी तक नहीं थी, बीजेपी अभी पैट घुसने की कोशिश कर रही है। मगर वहाँ पर जो ये पूरे भारत की कहानी है, मगर केरल का थोड़ा अलग है कि जॉबलेस ग्रोथ हुआ है, नौकरियाँ पैदा नहीं हुई हैं, नौकरियाँ क्रिएट नहीं हुई हैं। केरल में ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। वहाँ पर हुआ क्या है, एक्सपैट्रिएट मनी काफ़ी आया, रेमिटेंस इकोनॉमी है,
टूरिज्म ढलान पे है। अब श्रीलंका जब से वहाँ पर वॉर ख़त्म हुआ है, टूरिस्ट वहाँ जाने लगे हैं। अब शराबबंदी और शुरू हो गई तो और टूरिज्म वहाँ गिरेगा। अब हो क्या गया है कि जिनको नौकरियां बाहर मिलती हैं गल्फ में, वो बाहर चले गए हैं। जब वहाँ के लोग बाहर चले गए तो वहाँ पर टैलेंट नहीं रहे हैं, और फिर जो वहाँ से दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे लाकर, उससे रियल एस्टेट प्राइस बढ़ गया है, ज़मीनों का दाम बढ़ गया है। तो जो पूरा जो साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल, वो पूरा डिस्टॉर्ट हो गया। और इस तरफ नेताओं का अभी तक ध्यान नहीं जा रहा है। केरल में हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो, एलडीएफ वापस आ जाए, यूडीएफ चला जाए, और अगले 5 साल बाद जिस तरीके से साइकिल होते आ रहा है, मगर जो मूलभूत जो कारण है इसका, उसका कोई जो सवाल इन्होंने उठाया, क्या नजदीक का फायदा देखने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉपुलिज्म अपनाती है वो वोट में कन्वर्ट हो पाता है या नहीं हो पाता? देखिए, तमिलनाडु में होता है ये, साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो वेलफेयरिज्म जो है एक बेसिक लेवल तक वो एक्सेप्टेबल है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, यदि बच्चों को स्कूल का यूनिफॉर्म बांटा जाता है, यदि उनको साइकिल दिया जाता है, यदि लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, इन सब से जो है एनरोलमेंट बढ़ता है। इससे क्या होता है कि यदि मिड डे मील देते हैं, इन सब से फ़ायदा तो हुआ है। इससे क्या हुआ है, एनरोलमेंट हुआ है, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। यदि बच्चे यदि स्कूल जाते हैं तो फिर वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, ये सब फ़ायदा तो हुआ है। नुकसान वहाँ पर हुआ है जब आप किसी को मिक्सी दे दें, ग्राइंडर दे दें, इसका क्या मतलब है? अरे इडली बना के बेच रहा है 1 रुपए में, 2 जीवन चल रहा है उसका, बड़ा शानदार। इसमें अगर एक आंकड़ा जोड़ दूं, की एक्सट्रीम हो जाती है समस्या, आती है जब फ्री बीस की एक्सट्रीम हो जाती है। सबसे ज्यादा वेलफेयरिज्म होना चाहिए एजुकेशन में। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली अपने आप लोगों में अवेयरनेस आएगी, और सरकार और राज्य सरकार या किसी भी पार्टी की हो, वो दबाव में आएगी लोगों को रियलिस्टिक लेवल पे ले जाने के लिए। और जैसे जैसे ये इलिटरेसी को बनाए रखेंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी। केरल में आप ये पॉपुलिज्म का फायदा नहीं होता है, केरल में वो रियलिस्टिकली लेवल पे देखते हैं। तमिलनाडु में आप सही कह रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक सफल हो जाता है। बंगाल में आप क्या कहोगे? बंगाल में देखिए, राशन की बेसिक सुविधाओं को तो तब तक देना पड़ेगा जब तक कि मार्जिनलाइज सोसाइटी को बेसिक बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। मार्जिनलाइज सोसाइटीज को बेसिक बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो रघुराज रमन भी कह रहा है कि देश का पूंजीपति और क्रॉनी कैपिटलिस्ट जो है जनता के पैसे से ऐश उड़ा रहा है। नहीं तो वो बजट वहां जब आप कन्वर्ट कर दे रहे हो इस पॉपुलिज्म में, नहीं बजट मार्जिनलाइज के लिए ही सही। देखिए, जो भी विकासशील देश हैं उनमें अगर आप राशन की व्यवस्था नहीं लाएंगे तो लोगों की हेल्थ पे असर पड़ेगा, गरीबों की। आपको लेबर मार्केट में लेबर कहां से मिलेगी जब वो बीमार है? बिल्कुल, फिजिकली अगर वो बीमार है तो लेबर मार्केट कहां से लोगे? स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स दिए, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में चले जाइए, राइट, लेफ्ट और सेंट्रलिस्ट और सिंडिकलिस्ट, 4 ही स्कूल ऑफ थॉट है ना, किसी में चले जाइए, सब कहते हैं कि बेसिक लेवल पे पहले आम जनता की हेल्थ को बनाए रखना जरूरी है। अरे मैं मजदूर अपॉइंट कर लूंगा, उसमें 8 घंटे फिजिकल कैपेसिटी नहीं है काम करने की। आपने जो दालें महंगी कर दी, प्रोटीन लेवल का लॉस होने से 18 से 22 साल बाद हमारे बच्चों के हाथ कांपने लगे। 40 साल की उम्र में वो नौकरी नहीं कर सकता है। आप मेडिकल बीमारी होती है पीएमटी हो, और आप चाहे एम्स से रिपोर्ट ले लीजिए, चाहे अंबानी के हॉस्पिटल से ले लीजिए, चाहे न्यूयॉर्क में या कनाडियन हॉस्पिटल से ओपिनियन ले लीजिए, सब जगह ये ओपिनियन है कि पीएमटी डिजीज इज द वर्स्ट डिजीज मोर देन कैंसर। कहां से आदमी बच्चा काम करेगा? मुझे 42 साल की उम्र में उसके यूं हाथ कांपेंगे, बिल्कुल यूं हाथ कांपेंगे, उसका मुंह यूं करेगा, कैसे नौकरी ले लोगे आप? तो ये आप सोचो, आप कर क्या रहे हो इन फ्री बीज से? इन फ्री बीज इज नॉट द आंसर टू द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मासेस ऑफ द पीपल। बहुत सही कहा इन्होंने। मैं एक इसमें इंस्टेंस देता हूं, बांग्लादेश का रेमिटेंस इकोनॉमी इतना आगे चला गया है टेक्सटाइल के बाद, नंबर 2 उसका रेमिटेंस। क्यों? बांग्लादेश आज ऑफिशियली लेबर एक्सपोर्ट कर रहा है। 17 अफ्रीकन मुल्क के साथ उनका लेबर एक्सपोर्ट डील हुआ है, अभी मलेशिया के साथ हुआ है। क्यों साहब? क्योंकि रूरल हेल्थ के ऊपर उन्होंने बहुत बल दिया। वहां एक रिक्शा वाला 8 किलोमीटर आपको रिक्शा ले जाएगा। वेस्ट बंगाल में ये पॉसिबल नहीं है, दोनों बंगाली हैं। क्यों साहब? क्योंकि ये हेल्थ के तरफ कोई अटेंशन ना वामपंथियों ने दिया है, और दीदी ने अपने गुंडों का पॉलिटिकल हेल्थ की तरफ नजर जरूर दिया है, बट क्योंकि क्लब्स को पैसा दिया ना 2-2 लाख करके, यही फ्री बीज का चक्कर है कि क्लब्स को 2-2 लाख दे रहे हैं। और ये क्लब क्या कर रहे हैं? बेवजह रात के वक्त शोर शराबा कर रहे हैं। हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि बच्चों का एग्जाम है, वहां गाना बजाना हो रहा है, हंगामा हो रहा है। और दीदी का तो अपना तमिलनाडु के स्टाइल में उन्होंने अपना एक फिल्मी टीम भी बना रखा है ना, ये देव वेव ये सब, तापस पाल जो खुलेआम बोलता है कि हम रेप कर देंगे ऑपोजिशन को। सबसे बड़ा हीरो था बंगाली फिल्म का।
अभी वो रेप मास्टर के नाम से पहचाना जाता है। तो ये सब लोगों को आगे बढ़ाई, ये जो ड्रामाबाजी, नौटंकीबाजी, इसको एक पॉलिटिकल दर्जा दिया है इन्होंने। इसके चलते क्या हुआ है कि पड़ोसी मुल्क, वो भी बंगाली मुल्क है बांग्लादेश, उसका ग्रोथ अब देख लीजिए कहां पहुंचा है। क्यों? बेसिक चीज पे ध्यान दिया है, हेल्थ पे ध्यान दिया है, एजुकेशन पे ध्यान दिया है, फीमेल एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया है। 70% बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1 नंबर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, 70% वुमेन लेबर, वो सब वहां पहुंच गए। फॉरेन में लेबर एक्सपोर्ट डील हो रहा है, लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं साहब वेस्ट बंगाल में? ना ही वेस्ट बंगाल में कुछ काम कर पा रहे। क्यों? 4 घंटा काम किया, उसके बाद ये हो गया, फिर जो काम करवा रहे हो उसके साथ आप झंझट कर रहे हो, ट्रेड यूनियन बाजी हो रहा है। वहां पहले लेफ्ट वाले जाके इंटरफेयर करते थे, अब टीएमसी वाले करते हैं। कुछ नहीं हुआ। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश आजाद हुआ, उस वक्त किसिंगर ने कहा था ये बास्केट केस है। आज 6.7% ग्रोथ का वहां जिक्र हो रहा है। मोहित साहब जो वहां के वित्त मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक छोड़ो, मैं 7% ग्रोथ करके इस बार दिखा दूंगा। हाई टारगेट रखा हुआ है। रेवेन्यू, यहां भी अमित मित्रा जी ने रेवेन्यू ऑगमेंटेशन किया है, बट ये रेवेन्यू जो आया है, अमित मित्रा बहुत अच्छा वित्त मंत्री हैं, बट ये जो लाया है तो उनको दीदी कहते हैं कि अमित दा আপনি একটু ইকোনমিক্সটা কম বুঝুন, একটু পলিটিক্স বেশি বুঝুন। क्यों साहब? कि अरे पॉलिटिक्स समझो, ये इकोनॉमी आप लाए हो, ये ग्रोथ का बात छोड़ो, ये क्लब को 2 लाख रुपया देना है, फलाना करना है, ये सब करना है। क्यों? ये अगर नहीं होगा, सीपीएम का ऑर्गेनाइज कैडर है, इन्होंने कैडर कैसे खड़ा किया साहब? क्लब को 2 लाख रुपया आपने दे दिया तो क्लब के सब मसलमैन आपके तरफ आ गए हैं। वो इस दादा के साथ, मतलब तो यही है ना भौमिक साहब कि आप ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए, कैडर को मजबूत करने के लिए एक चीज कर रहे है। हैं। नहीं, देखो, आप कह रहे थे कि फ्री ब्रीज जो है लुम्पन को करप्शन ले जाता है, लुम्पनाइजेशन को ले जाता है। और ये बंगाल बेस्ट जैसे जैसे कोई भी राज्य, कोई भी पार्टी अगर राज्य जनता को लुम्पनाइजेशन की ओर ले जाएगी तो उसको आने वाले समय में खुद मुश्किल होगी। एक कहावत है हिंदी में कि जिसने बोया गलत जगह बबूल, वो तेरे ही घर की बाउंड्री वॉल तोड़ेगा। बिल्कुल। जिसने तालिबान क्रिएट किए उसी को निपटना पड़ा, बिल्कुल। जिसने आईएसआई क्रिएट किया वही हो रहा है उससे। तो ये आप देख लीजिएगा, ये क्लब लोगों को काला पैसा दे नहीं पाते। ये कोई देश की जनता का, राज्य की जनता का भला नहीं है। ये भला होगा तब जब आप बेसिक्स पे आइए, शिक्षा सबको दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए, क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर में लगाइए, तब आप एक प्लान ढंग से चलिएगा, तब होगा। और प्लानिंग जो है, ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी इनमें से नहीं कर सकता, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, क्योंकि ये सब नव उदारवादी एजेंडे को आगे ले जा रहे हैं। नव उदारवादी एजेंडा अपने आप में एक्सप्लॉइटेटिव है। आप मुझे बताइए, 2006 से 2012 तक जबरदस्त रिसेशन हुआ, 10,000 बैंक फेल हुए पूरे वर्ल्ड में, एक सीएमडी गिरफ्तार नहीं हुआ। ओके, एक सीएम हम लौट रहे हैं इस पे बताते हुए कि 2 मिनट के बाद से सीधे हम पहले चल रहे हैं जयललिता के घर के बाहर। निशांत हमारे संवाददाता वहां मौजूद है। निशांत, चाक चौबंद सुरक्षा कर रखी गई है और यहाँ पे जो पुलिस के लोग हैं, हाँ, वाओ, सो हु इज विनिंग? नॉट श्योर सर। ओह, नॉट श्योर, दैट्स अ, ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। हु इज विनिंग एज पर यू? आई नो सर। अम्मा और डीएमके? आई नो। नो, आई नो। सुन रहे हैं आप? क्यों? इसलिए क्योंकि वर्दी है, मन में पता नहीं क्या। हैव यू वोटेड? हैव यू वोटेड? वोट तो किया है, लेकिन ये नहीं बता रहे, ये बताएंगे किसको वोट किया, whom have you voted for? ये बताएंगे नहीं, लेकिन ओके, have you voted? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। Who's winning, जयललिता और डीएमके? सामने दफ्तर है, यहाँ पे अम्मा और डीएमके। अम्मा தான் வருவாங்க 200 சப்தால தான் 200 seats. Who? जयललिता? ஆமா ஃபுல்லா ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। Who's winning, अम्मा और डीएमके? ஏய் ரேனே அம்மா தான் வருவாங்க अम्मा। அம்மா தான் வருவாங்க। आप हिंदी जानती हैं? हिंदी आती है आप लोगों? தமிழ்। अम्मा पुरस्कृत தலைவி अम्मा வாழ்க, तेरा ज्यादा सीट में जीतेगा। पुरस्कृत தலைவி अम्मा 230 पर 4 जगह जीतेगा रटेला। अम्मा
मेरे कैमरामैन जो है साजिद, मैं उनको बोलूंगा यहाँ से सीधे वहां पैन करें, एकदम पीछे, ये देखें। और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ एआईएडीएम के दफ्तर के बाहर का माहौल